हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल थर्ड ईयर में आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आया है, ठीक है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। तो आज हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में हम आपको यहाँ सारी डिटेल्स बताएंगे, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिपेयर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे घर होते हैं, जो हमारे बिल्डिंग होते हैं, इनमें ही नहीं, अगर किसी भी चीज़ में देखें तो कुछ न कुछ खराबी आ जाती है, कुछ ईयर के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद। तो हर एक चीज़ में क्या होता है, रिपेयर की आवश्यकता कहीं ना कहीं हमको पड़ती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अपने घर की, तो हमारे घर में क्या होता है, कुछ समय के बाद, कुछ न कुछ समय के बाद क्या होता है, रिपेयर का आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि अगर हम माने तो हर एक साल के बाद जो भी हमारा टोटल कास्ट आया है बिल्डिंग का, उसका 10% उसमें रिपेयर कास्ट आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ रिपेयर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो रिपेयर का डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो रिपेयर का डेफिनेशन ये है कि अगर आपके घर में जो डैमेज हुआ है, कोई भी चीज़ डैमेज हुआ है, या किसी भी चीज़ में कोई चीज़ टूट गई है, या किसी चीज़ में कोई खराबी हो गई है, तो उस चीज़ को क्या करना, उस चीज़ को रिपेयर करना, मतलब उस चीज़ को बनाना या उस चीज़ को सही करना ही हमारा वो क्या कहलाता है, रिपेयर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आपके घर की दीवार टूट गई है, तो घर के दीवार को पूरी तरीके से या पार्शली तरीके से बनाना, पार्शली तरीके से सही करना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिपेयर बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एक तरीके की सर्विसबिलिटी होती है। अब दूसरा आता है रिहाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। रिहाइब्रेशन मतलब क्या होता है, वास स्थान रिहाइब्रेशन को बोलते हैं, ठीक है। रिहाइब्रेशन का मतलब आप बस इतना जानिए कि जैसे दो चीज़ होता है। पहला तो मैंने आपको रिपेयर बताया, रिपेयर में क्या था, जो चीज़ खराब थी हमने उसको क्या किया, काम चलाने लायक कर दिया, हमने उसको सही कर दिया, ठीक है। दूसरा आता है रिहाइब्रेशन, जिसको कभी कभी हम रिस्टोरेशन भी कहते हैं। रिस्टोरेशन में क्या होता है, जो भी चीज़ आपकी ख़राब हुई है या उसमें टूट फूट हुई है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बिल्कुल नए की तरह कर देंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल नए की तरह कर देंगे। नए की तरह कहने का सेंस क्या है, उस चीज़ को हम बिल्कुल रिस्टोर कर देंगे। रिस्टोर करने का सेंस ये हुआ कि जैसे वो चीज़ पहले था, स्टार्टिंग फेज में जैसे वो प्रोडक्ट था, उस तरह हम उसको बना देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपका क्या कहलाता है, वो चीज़ आपका रिहाइब्रेशन कहलाता है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द स्ट्रक्चर टू सर्विस लेवल वंस इट हैज एंड नाउ लास्ट, ठीक है। कहने का सेंस क्या है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा चीज़ है, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा प्रोसेस लगा के उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल नए की तरह कर देंगे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा कि आपका स्ट्रेंथिंग कंसिस्टेंट इन डूइंग द स्ट्रक्चर विथ ए सर्विस लेवल हायर देन द इनिशियल प्लान बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरी डैमेज एरिया। कहने का सेंस बस आपका ये है इसमें कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे वो इनिशियल फेज में था उस तरह हम उसको इनिशियल फेज में लेते आएंगे, बिना उस एरिया को डैमेज किए, बिना उस चीज़ को ख़राब किए, ठीक है। अब अगला चीज़ अगर हम देखें कि हमारा मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस का डेफिनेशन, तो मेंटेनेंस का डेफिनेशन हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस का डेफिनेशन आता है यहाँ पे कि इट इज़ द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द बिल्डिंग इन इट्स सर्विसेबल कंडीशन। जैसे आप जानते हैं, हमारी बाइक हो गई या हमारे कार्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, उनको क्या करना पड़ता है, हर एक पीरियड के बाद उनको क्या करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है। सेम अगर आप बिल्डिंग में देखें तो बिल्डिंग में भी क्या होता है, एक पीरियड के बाद, लगभग 1 साल के बाद बिल्डिंग में क्या होता है, जो मेजर दिक्कत आई रहती है, उस मेजर दिक्कत को सही करना रहता है। नहीं तो वैसे तो 6 महीने बाद हर बिल्डिंग में पेंट हो गया है, फिर छोटी मोटी जो दिक्कत है उसको कंप्लीट करनी रहती है। लेकिन अगर आप ऑन एक एवरेज लेके चले तो 1 साल में बिल्डिंग को हमको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस करने का सेंस क्या है, मेंटेनेंस एक सर्विसेबल कंडीशन है, जो कि हर साल के बाद क्या होता है, हर 1 साल के बाद या कुछ पीरियड के बाद आपको बिल्डिंग में खर्च करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में, तो सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस का मतलब कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ड्यू टू नेचुरल एजेंसी एंड टू कीप देम इन ए गुड अपीयरेंस एंड वर्किंग कंडीशन। जो भी आपके बिल्डिंग में डैमेज हुई है, जो भी आपके बिल्डिंग में खराबी हुई है, वो नेचुरल रीजन से हुई हो या फिर मैनमेड रीजन से हुई हो, उनको क्या करना, उनको सही करना। अब नेचुरल रीजन का क्या मतलब, जैसे अगर आपके घर में अर्थक्वेक आ गया, मतलब आपके वहाँ अर्थक्वेक आ गया,
अर्थक्वेक से आपकी बिल्डिंग क्या हुई, अर्थक्वेक से आपकी बिल्डिंग क्या हुई, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या तो आपके घर रैन आ गया, बहुत तेजी से आंधी आ गई, ठीक है, मतलब कोई भी नेचुरल रीजन की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से छत पर से पानी चूने लगा या मॉइस्चर आ गया, ठीक है। तो कोई भी जो नेचुरल रीज़न होता है, किसी भी नेचुरल रीज़न की वजह से जो बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, पहला तो रीजन वो हो गया। दूसरा क्या है, रिपेयर ऑफ डिफेक्ट अकर्ड इन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग देम इफ नेसेसरी। मतलब जो भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बीम हो गए, कॉलम हो गए, स्लैब हो गए, वाल्स हो गए, अगर इनमें किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो उस खराबी को क्या करना, उस खराबी को भी सही करना, वो मेंटेनेंस के अंदर ही आता है, ठीक है ना। अब अगला आता है मेंटेनेंस के फैक्ट क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या मेंटेनेंस के फैक्ट हैं। तो जो मेंटेनेंस ऑपरेशन होता है वो आपका, वो कुछ अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें इमरजेंसी मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस क्या है, इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बिना बताए आ जाती है। जैसे नेचुरल क्लाइमेट, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, वो कभी किसी को ये नहीं बता के आती हैं कि हम आने वाले हैं। जैसे बाढ़ हो गया, आपका सूखा हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, हैवी रेन हो गया, क्लाउड ब्रस्ट हो गया, अवलांचेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें कभी किसी को बता के नहीं आती हैं, सडनली आती हैं। तो ऐसे केस में अगर किसी का घर टूट जा रहा है, किसी की बिल्डिंग टूट जा रही है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग टूट गई है, हॉस्पिटल टूट गया, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ हमको इमरजेंसी रिपेयर की आवश्यकता पड़ती है। इमरजेंसी रिपेयर करने का सेंस क्या है, इमरजेंसी रिपेयर करने का सेंस ये है कि वहाँ हमको जल्द से जल्द किसी भी कंडीशन में रिपेयर करके उसको सही करना होता है। जो भी ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन का मतलब उसमें टूट फूट, जो भी ब्रेकडाउन हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उसको क्या करना होता है, एज सून एज पॉसिबल उसको हम क्या करते हैं, सही करना होता है। दूसरा क्या है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपकी बिल्डिंग की कंडीशन कैसे है, जिस प्रकार से कंडीशन है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। अगर ज़्यादा खराबी है तो ज़्यादा खराबी को सही करेंगे, कम खराबी है तो कम खराबी को सही करेंगे। और तीसरा और लास्ट आपका आता है, लास्ट नहीं है मतलब तीसरा आपका जो आता है, तीसरा और मेन आपका आता है, ये क्या है, फिक्स टाइम मेंटेनेंस। फिक्स टाइम मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, घरों में क्या होता है, हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स टाइम मेंटेनेंस, कि एक फिक्स टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना ही पड़ता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, आपके घर के जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो बिल्कुल नए कंडीशन में रहते हैं और उनकी स्थिति और स्ट्रेंथ उनकी कभी डाउन नहीं होती है। अगला आता है प्रिवेंशन मेंटेनेंस। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, अगर आपके बिल्डिंग में काम करने के पहले या काम करने के बाद, मतलब जो बिल्डिंग बन रहा है, तो उसी समय क्या करना, उसी समय हम बिल्डिंग को क्या बनाए, सही से सही बनाने की कोशिश करें कि बाद में उनमें कोई डिफेक्ट ना आए, ठीक है। या तो जब हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस को कुछ इस प्रकार से हम करें कि उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये आपका क्या आता है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस आता है। अगला आपका आता है अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं जो काम करने में आपको दिक्कत हो, जैसे कुछ चुनौती का सामना करना पड़ता हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, चुनौती। अब चुनौती में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हाई राइज जो बिल्डिंग होती है, जिस बिल्डिंग पे ग्लास लगे होते हैं, तो उनकी सफाई करने के लिए मजदूरों को बिल्डिंग पे से लटकना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सारे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो चीज़ों को साफ करते हैं। तो कहने का सेंस यही है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगला आपका आता है डे टू डे मेंटेनेंस। डे टू डे मेंटेनेंस में क्या होता है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको डे बाय डे मेंटेनेंस का आवश्यकता पड़ता है। डे बाय डे मेंटेनेंस कहने का सेंस क्या है, डे बाय डे मेंटेनेंस का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे घर में झाड़ू लगाना, डेली पोछा लगाना, डेली साफ करना, अगर कहीं दीवार पे कुछ धब्बा लग गया है तो उसको साफ करना, ठीक है। शटडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, शटडाउन मेंटेनेंस मतलब क्या है कि अगर कोई एक चीज़ पूरी तरीके से ख़राब हो गई है और वो काम नहीं कर रही है, तब हम अगर उसका रिपेयर करें और उसके रिपेयर के दौरान सारी सुविधाएं क्या हो, बंद हो जाए। जैसे किचन में हम रिपेयर कर रहे हैं और किचन में जब रिपेयर करते टाइम वहाँ की सारी सुविधाएं रोक दी जाएं या बंद कर दी जाएं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका शटडाउन कहलाता है, ठीक। अगला आता है इम्प्रूवमेंट प्लान। इम्प्रूवमेंट प्लान क्या होता है, ये भी एक मेंटेनेंस ऑपरेशन ही है, ठीक है। ये भी एक मेंटेनेंस ऑपरेशन है। इसमें क्या करते हैं,
जो भी पार्ट्स होता है बिल्डिंग में, उस पार्ट्स को रिपेयरेज कर देते हैं अगर उनमें कोई खराबी आई है। जैसे कोई पार्ट्स है, जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, उसके किसी हिस्से में कुछ खराबी आ गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने का सेंस क्या है, वहाँ से हम उसको काट के निकाल लेंगे और उसके जगह हम क्या करेंगे, उसके जगह हम एक वहाँ पे नया चीज़ डाल देंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बिल्डिंग की लाइफ बनी रहती है। अब अगली जो चीज़ आती है वो आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन के बारे में आता है कि कितने टाइप से मेंटेनेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, आता है प्रिवेंशन मेंटेनेंस। दूसरा आता है रेमेडियल। रेमेडियल जो होता है वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। उसके बाद फिर आपका रूटीन और स्पेशल आता है। तो प्रिवेंशन में मैंने आपको बता ही दिया प्रिवेंशन में क्या होता है। बिल्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करते हैं। रेमेडियल क्या होता है, रेमेडियल में कई सारे प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, फाइंडिंग द डिटेरियोरेशन, कहाँ से बिल्डिंग क्षरण करना चालू हुआ या बिल्डिंग खराब होना किस जगह से चालू किया है, उसको हम फाइंड करते हैं। फिर डिटर्मिनेशन द काज, काज मतलब क्या वह रीजन था जिसके वजह से वो चीज़ खराब हुआ, उसको फाइंड करते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है इवेलुएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रक्चर बना है उसका वैल्यू क्या है, वो कितना मजबूत है, उसको हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवेलुएटिंग द नीड ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमको बनाना है उसका नीड क्या है, आखिर उसको क्यों हम बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिपेयर प्रोसीजर, ठीक है ना। जो रिपेयर प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें कि इस तरीके से करेंगे और किस प्रोसीजर से करेंगे, किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह चीज़ों को करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रूटीन और स्पेशल। रूटीन में क्या होता है, एक एवरेज टाइम के बाद हम रिपेयर करते ही करते हैं। स्पेशल में क्या होता है, अगर कोई दिक्कत आ गई है, कोई अचानक इमरजेंसी आ गई है कुछ, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको स्पेशल मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब अगला आता है नेसेसिटी ऑफ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का नेसेसिटी क्या है, तो 3 तरह के नेसेसिटी इसके होते हैं। नेसेसिटी माने इसकी आवश्यकता, नेसेसेशन ऑफ द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्या 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहला क्या है, एटमॉस्फेयर एजेंसी, दूसरा है नॉर्मल वियर एंड टियर, तीसरा फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर ये 3 चीज़ें बिल्डिंग में आपके घटित नहीं होंगी तो आपको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले आ जाता है एटमॉस्फेरिक एजेंसी, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है, वातावरणीय। आप जानते हैं कि आपके वातावरण में बहुत सारे तरीके के केमिकल, बहुत सारे तरीके के हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे तरीके के हार्मफुल एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आपके बिल्डिंग को बहुत धीरे धीरे करके नुकसान करते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें पानी का, रेन का, तो रेन क्या होता है, ये रेन जैसे कि आप लोग सब जानते हैं ये वाटर का एक सबसे मेन सोर्स होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है, लेकिन उसी वे में ये क्या करता है, आपके बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। अगर आप देखें तो आपने ऐसे ट्रेन का नाम सुना होगा, जब बरसात की लहर का पहला दूसरा पानी बरसता है तो उस पानी के साथ बहुत सारे वेरियस गैसेस और बहुत सारे केमिकल्स हम भी पृथ्वी पे आते हैं जो कि हमारे बिल्डिंग के आउटर सरफेस को, इनर सरफेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, जैसे कि धूप हो गया, हवा हो गई, और उसके बाद जो आंधी चलती है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ना, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा घटना, इसके वजह से क्या होता है, बिल्डिंग में बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेंशन हो गया बिल्डिंग में, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ते और घटते हैं। जैसे अगर हम बार्स की बात करें तो बार्स क्या होता है, टेम्परेचर पाता है तो वो एक्सटेंड होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस जब बहुत बार ये प्रोसेस होता है तो आपके जो बीम्स या कॉलम्स है, जहाँ पे भी बार्स का हम प्रयोग किए हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में काफ़ी कमी आती है। दूसरा आता है एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जैसा कि आप जानते हैं जो भी पानी है, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो पानी क्या होगा, पानी वेपराइज होने लगेगा, ठीक है। पानी वेपराइज होने लगेगा तो अगर किसी भी प्रकार से आपके स्ट्रक्चर में पानी है
और बार बार वो पानी सोख रहा है, बार बार पानी वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है और बार बार पानी इवापोरेट हो रहा है, बार बार एब्जॉर्ब बार बार इवापोरेट हो रहा है। मतलब स्ट्रक्चर आपका पानी सोख रहा है, फिर धूप पड़ने से पानी छोड़ रहा है, ये प्रोसेस बार बार होता है। तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं मटेरियल के, ये उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगला आपका आता है इरोजन। इरोजन में क्या है, जैसे कि आंधी हो गई, आंधी में क्या होता है, बहुत सारी तरीके की गंदगी क्या होती है, हवा के साथ उड़ के ट्रांसपोर्ट होके आपके दीवार के सरफेस पे या आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, अब आगे आते हैं केमिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, केमिकल। तो जैसा आप जानते हैं आपके एयर में क्या है, बहुत सारे तरीके के हार्मफुल गैसेस मौजूद है, हजारियस गैसेस मौजूद हैं आपके पानी में। जो आपका पानी अवेलेबल है पृथ्वी पे, उनमें भी क्या है, बहुत सारे तरह के केमिकल्स उसमें मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है ना। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये कुछ केमिकल्स इसमें एसिड होते हैं, कुछ इसमें एल्काइन होते हैं, कुछ जो तो है आप पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके का क्या होता है, ये केमिकल वेदरिंग हो जाता है। आप जैसे जानते हैं बहुत सारा नाइट्रोजन हो गया और बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गैस हो गई जो ऑक्सीजन में ऑलरेडी मिली हुई होती है, मतलब आपके वातावरण में मिली हुई होती हैं। तो इससे भी क्या होता है, बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं आगे हवा की, तो हवा का एक जो थोड़ा सा तेज़ रूप होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको आंधी बोलते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। तो जब भी हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारे धूल धक्कड़ उड़ाती है, उड़ा के ले जाती है बिल्डिंग्स पे, और वो बिल्डिंग्स पे लगते हैं तो बहुत सारे वो एसिडिक इफेक्ट देते हैं और काफ़ी सारे दिक्कत वो बिल्डिंग्स को देते हैं। ठीक है ना। अगला रीज़न क्या है, अगला रीज़न आपका टेम्परेचर है। ठीक है। अगला रीजन की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर तरह का टेम्परेचर देखा जाता है। यहाँ पे आपको ठंडी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या है पतझड़ का भी मौसम मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे हर तरीके का वर्षा ऋतु का मौसम मिलेगा। तो उससे क्या होता है, मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के कारण टेम्परेचर में भी चेंज होता है। टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण क्या होता है, बिल्डिंग में आपके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है। जिसका रीज़न क्या है, स्ट्रेसेस उनका जो है वो कम ज़्यादा होके एट लास्ट वो क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को खोने रखते हैं धीरे धीरे। और रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं क्रैक्स के लिए भी। ठीक है। बिल्डिंग में क्रैक्स के लिए भी ये क्या होता है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखते हैं आपके बिल्डिंग में क्रैक्स हो जाता है तो क्रैक्स होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। ठीक है ना। अगला रीज़न क्या है, अगला ये है कि इससे कभी कभी क्या होता है, आपके बिल्डिंग के जो बाहरी लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या होता है, उनमें पपड़ी बनने लगती है, पपड़ी बन के वो निकलने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये एक टेम्परेचर का भी रीज़न है, आउटर रीजन है, लेकिन इसमें और भी कई सारे केमिकल्स रीजन होते हैं। कभी कभी जो आपका कंपोजिशन होता है मटेरियल का वो सही ना होने के कारण भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। दूसरा बात आता है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर जैसे कि आप जानते हैं हर तरीके के घर में क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। जैसे हम ही चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में कोई बर्तन गिर गया या फिर कोई सामान गिर गया, फिर हम बाइक स्टैंड पे रख रहे हैं तो हमारा जो लेयर है ज़मीन का वो घिस रहा है। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर होना बहुत नॉर्मल सी बात है, ये होना चाहिए बिल्डिंग में। ठीक है। अगला आपका आता है फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग जो होता है एक टोटल हमारा स्ट्रक्चर है और ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स में भी क्या होता है, कभी कभी इसमें फेलियर आ जाता है। ठीक है ना। कंपोनेंट्स में भी कभी कभी क्या आ जाता है, अलग अलग टाइप्स के उसमें फेलियर आ जाते हैं। जैसे कि आप कहाँ पे घर बनाए हैं, अगर आप किसी मार्सी एरिया पे घर बनाए हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो सॉयल है वो सेटल हो जाए। सॉयल अगर सेटल होता है तो उससे क्या होगा, सॉयल के सेटल होने से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका फाउंडेशन भी क्या हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है। अगर आपने कहीं पे ऐसी जगह पे कहीं टावर बनाया है तो टावर स्लाइड होने का डर है। ठीक है। ऐसी जगह कहीं पे डैम बनाया है तो डैम क्या ओवरटर्न होने का डर है। अगर ऐसे पे आप कहीं कॉलम पे अपना घर बनाए हैं तो कॉलम को ओवरटर्निंग होने का डर है। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं।
ठीक है, आगे आता है फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर होता क्यों है? तो इसके दो सबसे बड़े मेन रीजंस होते हैं। पहला होता है इम्प्रॉपर डिजाइन। डिजाइन बिल्डिंग का जो है वो सही ना होने के कारण भी होता है, ठीक है। ड्यू टू इनकरेक्ट एंड इनसफिशिएंट डाटा रिगार्डिंग यूज। जो बिल्डिंग आप यूज करने वाले हैं उसको डिजाइनिंग के टाइम में क्या हुआ है, प्रॉपर डाटा हम नहीं दे पाए, ठीक है ना। प्रॉपर डाटा नहीं दे पाए कि जैसे बिल्डिंग पे लोड कितना लगेगा, विंड लोड कितना लगेगा, अर्थक्वेक लोड कितना लगेगा, ठीक है। और बिल्डिंग में लाइव लोड कितना रहेगा, मोमेंट लोड कितना रहेगा। तो इस वजह से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है अगर इम्प्रॉपर लोड बिल्डिंग में है तो, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि जब भी बिल्डिंग की आप डिज़ाइन करिए तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से करिए, उसको बढ़िया से सॉफ्टवेयर पे रन करा के देख लीजिए। जब 2-3 बार वो बढ़िया से रन कर जाता है, फिर उसके बाद उसका एक छोटा प्रोटोटाइप बनाइए, अगर हो तो छोटा प्रोटोटाइप बना के उसको टेस्ट कीजिए। उसके बाद ही आप क्या करिए, अपने बिल्डिंग में उसको इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। अगला आपका आता है डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन जितना भी किया जाता है वो सब ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, और गलती होना ह्यूमन के द्वारा ये एक लाजमी सी बात है। तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि कभी कभी जो काम होता है उसमें पुअर क्वालिटी की वजह से या पुअर वर्कमैनशिप के वजह से या जो मटेरियल की क्वालिटी है उसमें कुछ लैक हो जाता है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल या सुपरविजन में लैक की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बिल्डिंग में क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। आपने ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से करोड़ों करोड़ों रुपए के जो ब्रिज हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का सेंस क्या है, अगर आपने घर 4 लोग के लिए बनवाया या 5 लोग के लिए बनवाया और आप 30 लोग के साथ उस घर में रह रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप ओवरलोड कर रहे हैं। जैसे हमने कोई ब्रिज स्ट्रक्चर बनाया है, वो बनाया है 500 गाड़ियाँ एक दिन में आने जाने के लिए, लेकिन 500 नहीं, उस पे 1000 गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी ज़्यादा लोड उस पर पड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिट्रियोट होना चालू हो जाता है, वो डिके होना चालू हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे सी में अगर कोई स्ट्रक्चर बना है तो सी स्ट्रक्चर साल्टी होता है। साल्टी जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कंक्रीट वाली चीज़ों को। तो इस तरीके से भी दिक्कत आती है। लैक ऑफ मेंटेनेंस अगला रीजन है। लैक ऑफ मेंटेनेंस में क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ में सही से मेंटेनेंस ना करें, जैसे आप लोग ने बहुत सारी चीज़, जैसे आपने सुना है भोपाल गैस त्रासदी, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से वो घटना हुई, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से क्या हुई, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से टूट गई। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटेनेंस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से बिल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए मेंटेनेंस जो है वो आप बिल्कुल टाइम से कीजिए। अगला आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या महत्व है, तो जैसे हमने आपको बताया मेंटेनेंस क्या करता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपके बिल्डिंग का लाइफ स्ट्रक्चर बढ़ा देता है, आपके बिल्डिंग का पीरियड बढ़ा देता है, आपकी बिल्डिंग का जो अपीयरेंस है, जो एस्थेटिक व्यू है, देखने में जो उसकी सुंदरता है उसको बढ़ा देता है। अगला रीजन क्या है, बिल्डिंग को आपको डिट्रियोट होने से या डिके होने से बचाता है, ठीक है। जो आपकी बिल्डिंग में अगर बड़ी दिक्कत कोई आने वाली है और अगर आप मेंटेनेंस रेगुलर करते हैं तो आप उस बड़ी दिक्कत को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर बिल्डिंग में कोई पार्ट आपका कोलैप्स होने वाला है या कोई भी दिक्कत इस तरह होने वाली है तो वो आपको क्या होगा, बहुत पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगर और बात करें तो क्या होता है, सेफ्टी जो होती है आपके बिल्डिंग में वो इंश्योर रहती है, क्योंकि जब आप रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि कौन सा पार्ट आपका डैमेज है, कौन सा पार्ट आपका सही है, ठीक है। अगला रीज़न आता है कॉन्फिडेंस। अगर आप बिल्डिंग में अपने कोई भी वर्क करवा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं, तो आप क्या रहते हैं, उस समय कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ मैं बार बार इसमें मेंटेनेंस कराता हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस देखिए ये आपका कंटिन्यूअस साइक्लिक प्रोसेस है कि अगर आपने 6 महीने में मेंटेनेंस करवा दिया तो फिर 6 से 7 महीने में आपको मेंटेनेंस का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसे हम डिले नहीं कर सकते हैं। हाँ कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग में मेंटेनेंस की, साइक्लिक मेंटेनेंस की, जो हमको करना ही करना होता, तो जैसे कि स्ट्रक्चरल हो गया, बहुत सारे प्रकार के डोर्स होते हैं, विंडो होते हैं, बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमको मेंटेनेंस करना ही करना पड़ता है। हमको हर 1 साल 6 महीने पे अपनी वायरिंग चेक करनी होती है कि वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं आई है, कोई वायर नहीं ना गल गया है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने की नहीं ना संभावना है। अब बात आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन और प्लम्बिंग से रिलेटेड। जो आपके बिल्डिंग्स में लैटरिन का कनेक्शन है, बाथरूम का कनेक्शन है, ठीक है, किचन रूम का कनेक्शन है, पाइपलाइन का कनेक्शन है, ठीक है, आपके घर में जो सीवर लाइन का कनेक्शन है, ये सब भी क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम टू टाइम इनको क्या करना, टाइम टू टाइम इनका मेंटेनेंस करना, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है रूफ एंड वॉल्स। जो आपके बिल्डिंग में रूफ हैं, वॉल्स हैं, उनका फिनिश, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि जो आपके रूफ का फिनिश होता है या जो वॉल का फिनिश होता है वो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। तो उसमें क्या है, आपको प्रॉपर पेंटिंग करके, प्रॉपर सारी चीज करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। टेरेस की बात अगर हम कर लें, अपने छत की बात कर लें, तो उसके रूफ का भी मेंटेनेंस होता है, ठीक है। सर्विस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म कहने का सेंस क्या है, बहुत सारे घरों में ऐसे सर्विस प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते हैं जिनके मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारे घरों में क्या है, लिफ्ट का, एलिवेटर का और डोर, विंडो, अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट हम प्रयोग करते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने में बहुत सारी चीजें यूज होने लगी हैं, तो उसका भी हमको क्या पड़ता है, उसका भी हमको काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अब अगला आपका आता है इंस्पेक्शन पीरियड, कि आपको जो घर में मेंटेनेंस करना है तो उसका इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। तो इंस्पेक्शन को कुछ चीजों में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, पहला जो आपका इंस्पेक्शन होता है, पहला इंस्पेक्शन जो हमको बोलते हैं प्री मानसून पीरियड बोलते हैं। प्री मानसून पीरियड कहने का क्या सेंस है, बारिश आने के पहले, जैसे बारिश का जो मौसम होता है वो जून से लेके सितंबर तक ऐसा माना जाता है कि वो बारिश का सीजन है। तो हम अपने घर को मई में या अप्रैल में इंस्पेक्ट करना चालू कर दें, ठीक है। जैसे क्लीनिंग ऑफ ड्रेन हो गया, जो नालियां हैं उसको साफ कर दें, चेकिंग ऑफ रूफ लीकेज, अगर आपके छत पे कोई लीकेज है तो उसको चेक कर लें, कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, जितने भी चीजों का रिक्वायरमेंट है आपके घर को सही करने में, हम उसको क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, ठीक है। जिसके वजह से क्या है, मानसून आने के पहले तक हम उसको काफी आसानी से कर सकें। दूसरा आता है मानसून पीरियड। मानसून पीरियड में भी हमको काफी सारी चीजें चेक करने पड़ती है, जैसे वॉशिंग अवे ऑफ रोड, रेलवे ट्रैक, कोलैप्स ऑफ रूफ एंड फेलियर ऑफ वॉल्स। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम रोड की, तो रोड का क्या है, वॉशिंग जरूरी होता है, क्योंकि अगर रोड को आप वॉश नहीं करेंगे या साफ नहीं करेंगे तो उस पर क्या होगा, गंदगी जमी रहेगी, और जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो क्या करे, वो आपकी सड़क के टॉप लेयर को डिट्रियोट कर दे या डिके कर दे, ठीक है। रेलवे ट्रैक की साफ सफाई काफी ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। कोलैप्स ऑफ रूफ एंड फेलियर ऑफ वॉल्स, कभी कभी आप देखते हैं जो आपका रूफ होता है वो कोलैप्स कर जाता है और आपके जो वॉल्स होते हैं वो फेल कर जाते हैं। तो मेंटेनेंस में वहां पे भी हमको चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है पोस्ट मेंटेनेंस पीरियड, जैसे कि आपका जब नवंबर का महीना आ जाता है या दिसंबर का महीना आ जाता है, जब आपका ठंडी या विंटर का मौसम स्टार्ट होता है, तो एक लास्ट मेंटेनेंस की आवश्यकता उस टाइम पड़ती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट और रिहाइब्रेशन का वर्क करते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट और रिस्टोरेशन का काम करते हैं। अगर कोई चीज रिप्लेस करने लायक है तो उसको रिप्लेस कर देंगे, और अगर किसी भी चीज को रिस्टोर करने के लायक है तो हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। और भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है इंस्पेक्शन में, जैसे कि क्या हो गया, इंस्पेक्शन में कुछ मेन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डेली रूटीन मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस को डेली रूटीन बेसिस पे भी हम चेक कर सकते हैं। डेली रूटीन मेंटेनेंस कर सकते हैं, वीकली रूटीन मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब दिन में एक बार, महीने में एक बार, फिर उसके बाद वीक में एक बार, फिर साल में एक बार। तो अगर हम इस तरह मेंटेनेंस प्रोसेस करेंगे तो हमारे बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आता है डेली मेंटेनेंस कि डेली रूटीन मेंटेनेंस में हम क्या क्या चीजों को चेक करेंगे। तो डेली मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे, डेली मेंटेनेंस में जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दीवार अगर गंदी हो गई तो दीवार धोते हैं, तो उस टाइम क्या है कि अगर हमको कहीं पे क्रैक्स दिखे, किसी भी प्रकार की क्रैक्स दिखे, और अगर हमको किसी भी प्रकार का कहीं होल दिख रहा है
कोई पाइप में लीकेज दिख रहा है वाटर लाइंस में, या फिर हमारे जो वॉश बेसिन है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हमारे रूफ में किसी भी प्रकार का लीकेज है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं और प्रॉपरली हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वीकली चेक में हम क्या करते हैं, वीकली चेक में मेनली हमारा जो इलेक्ट्रिकल्स आता है हम उसको चेक करते हैं, जो हमारा सीवर सिस्टम होता है और जो हमारा फ्लश सिस्टम होता है उसको चेक करते हैं, जो हमारा टैंक का पाइपलाइन सिस्टम होता है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसको नोट डाउन कर लेते हैं। बात आती है मंथली की, तो मंथली में क्या हम चेक करते हैं, जो हमारे डोर्स हो गए, हमारे विंडो हो गए, हमारे सेप्टिक टैंक्स हो गए, हमारे सीवर पाइपलाइन हो गए। ठीक है, जहाँ भी बिल्डिंग में क्रैक्स आपके दिख रहे हैं उन क्रैक्स को चेक करना होता है। ठीक है, ओवरहेड टैंक्स जो ओवरहेड टैंक से कनेक्शन आता है उसको चेक करना होता है। ठीक है, जो आपके प्लास्टर से वो चेक करना होता है कि कहीं वो पील ऑफ नहीं ना हो रहा है, मतलब वो पपड़ी बन के बाहर नहीं ना आ रहा है, ये चेक करना होता है। फ्लोर में किसी भी टाइप्स की क्रैक ना हो, कहीं डैम्पनेस ना हो आ गई हो बिल्डिंग में। ठीक है, ईयरली रूटीन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईयरली में क्या होता है, जो भी छोटे मोटे हमारे रिपेयर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वाइट वॉशिंग करवाते हैं। ठीक है, इसमें वाइट वॉशिंग लिखा है, ये गलत है, इसमें वाइट वॉशिंग होना चाहिए। अगर बिल्डिंग का क्या करवाते हैं, वाइट वॉशिंग करवाते हैं। उसमें हम सीलेंट, अगर कहीं सीलेंट का प्रयोग करना है तो सीलेंट का प्रयोग करके किसी भी लीकेज को रोकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टील के कंपोनेंट्स जैसे दरवाजे हो गए, विंडो हो गए, जो वुड के कंपोनेंट हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली पेंट करते हैं। ठीक है, और जितने भी बाकी इंस्पेक्शन हम किए रहते हैं, जो भी नोट डाउन किए रहते हैं वीकली वाला, या फिर और जो है अगर उसमें भी खराबी आ गई है तो हम उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, अब आपका आगे आता है स्टेजेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, स्टेजेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, क्या क्या स्टेज है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इंटरवल पे, कुछ इंटरवल पे, जैसे कि हफ्ते भर पे या महीने भर पे हम क्या करते हैं, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं उसको हम क्या करते हैं, उसका एक हम डाटाबेस बना लेते हैं, एक उसकी एक्सेल फाइल तैयार कर लेते हैं, या किसी एक पेज पे उसको हम बाकायदे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एग्जामिन करते हैं, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हुई हैं, कितनी गहरी डिफेक्ट है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है सही होने के। अगला पॉइंट आपका आता है एक्शन पॉसिबिलिटीज, क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हैं जो कि पॉसिबल है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन के नेक्स्ट डे क्या करेंगे। ठीक है, जितने भी रिपेयर के इंस्टीट्यूट हैं या भी रिपेयर के जो भी संस्थाएं हैं या रिपेयर जहां जहां से होता है, हम क्या करेंगे, रिपेयर करने वाले को बुलाएंगे, उनसे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि क्या रिपेयर होने लायक है, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, असेसमेंट प्रोसीजर फॉर इवेलुएटिंग डैमेज इन ए स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी एक स्ट्रक्चर में आपका कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, कितना डैमेज नहीं हुआ, उसका असेसमेंट करते हैं। जैसे आप लोग असाइनमेंट करते हैं ना, हम लोग देते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सोच समझ के देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को सोच समझ के अपने दिमाग से लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह बिल्डिंग में भी किया जाता है। अब बात आती है बिल्डिंग असेसमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ जनरल कंसिडरेशन है जिसमें क्या करते हैं, हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द डैमेज। जो आपका डैमेज हुआ है उसको हम क्या करते हैं, जो आपको बिल्डिंग में लग रहा कि हाँ इस प्रकार के डैमेज है, उस डैमेज को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंटिंग द सैंपल एंड कैरिंग आउट फॉर द टेस्ट। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि हमारे बिल्डिंग में अगर ये कंपोनेंट डैमेज है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको टेस्ट के लिए लैब में, अपने नज़दीकी लैब में उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट के लिए भेज देंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ हमारे बिल्डिंग में इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला आपका आता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की क्या करना, स्टडी करना। डॉक्यूमेंट स्टडी करने का सेंस क्या है, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है रिपेयर का कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिपेयर है, उन डॉक्यूमेंट की क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कि जो आपके स्ट्रक्चर में दिक्कत हुई है उसका एस्टिमेशन करना, उसको हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, अगला क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट को भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। आपको सॉयल को भी उसमें लेते हैं कि सॉयल में कितनी खराबी आई है और बाकी सारी चीज़ों में कितनी खराबी आई है।
और अगला प्रॉब्लम क्या होता है, डायग्नोज करते हैं, मतलब उस चीज़ का हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टेकिंग प्रिवेंशन स्टेप नॉट टू काज फर्दर डैमेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहाँ पर डैमेज हुआ रहता है उस चीज़ को जाके देखते हैं और उसका प्रिवेंशन करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आगे फ्यूचर में वो और ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में अब इस प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला आता है आपका रिपेयर का, कि हम उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, पोस्ट रिपेयर मतलब जिन चीज़ों में थोड़ी मोड़ी दिक्कत है हम उनको भी क्या करते हैं, पहले ही रिपेयर कर देते हैं कि बाद में उस तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट का स्टेप क्या होता है, चॉइस ऑफ एक्शन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, हम अपने चॉइस के अनुसार क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का रिस्टोरेशन करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए आगे चल के। अब देखिए, अब ये आपका क्या है, ये आपका एक चार्ट बना, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, फिजिकल इंस्पेक्शन किया। फिजिकल इंस्पेक्शन करने के, इसको मैं और छोटा कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन चीज़ों का करते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद अगर हमको ये लगता है कि कोई भी चीज़ टेस्ट को लिए भेजने लायक है तो हम टेस्ट को भेज देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उन डॉक्यूमेंट का स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद डॉक्यूमेंट का हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एस्टिमेशन है उसको हम परफॉर्म करते हैं। यह भी क्या, लोड एक्शन, उस पर कितना लोड लग रहा है, कितना लोड नहीं लग रहा और किस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, अभी हम उसका एस्टिमेशन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होने वाला है उसका एस्टिमेशन तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, जो दिक्कत है उस दिक्कत को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने के बाद हम क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में ये होता है कि उस चीज़ को किस किस तरीके से सही कर पाएंगे, कैसे कैसे सही कर पाएंगे, कितने वे हैं उसको सही करने के। ठीक है, और जब डायग्नोज हमारा कंफर्म हो जाता है तो अगला हमारा क्या होता है, असेसिंग द स्ट्रक्चर एक्यूरेसी। स्ट्रक्चर जो है हमारा वो कितना ज़्यादा अभी एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा सही है, कितना सही नहीं है। फिर हमको अगर टेस्ट लोड उस पर अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो लोड अप्लाई करके हम वर्चुअली रूप से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर एक तरफ एस्टिमेशन करते हैं, वो भी क्या होता है, इसके साथ ही साथ होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन, चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप जिस भी तरह चाहें उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है आपके स्ट्रेंथ टेस्ट की। अब स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या आता है, जैसे आप जानते हैं कि आपकी बिल्डिंग क्या है, आपकी बिल्डिंग बन गई है तो आप तो बिल्डिंग का पार्ट तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो बिल्डिंग बनने के बाद जितने भी टेस्ट उसमें किए जाते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं, एनडीटी टेस्ट होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में पहले क्या होता है, रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है। रिबाउंड हैमर टेस्ट से हमको क्या पता चल जाता है, बिल्डिंग की आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। ठीक है ना, रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, एक छोटा सा हमारा हैमर होता है, उस हैमर के हेल्प से क्या होता है, उसमें रिबाउंड एक नंबर बने होते हैं और हम किसी भी सरफेस पे क्या करते हैं, उसको साफ करके उसको पंच करते हैं। वहाँ पे पंच करने से क्या होता है, वो हम वहाँ का हमको स्ट्रेंथ पता चल जाता है। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये हमको ये बताता है यूनिफॉर्मिटी में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगला आता है पुल आउट एंड पुल ऑफ टेस्ट। किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से पुल आउट और पुल ऑफ करने का कोशिश करते हैं, जिससे हमको स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी एक तरीके से पता हो जाती है और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एक तरीके से पता हो जाती है। अगला आता है ब्रेक ऑफ टेस्ट, कोर टेस्ट, विंडोसर टेस्ट। उसके बाद आता है पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल की, इसमें आपको एक दो चीज़ बस जानने का आवश्यकता था जो मैंने बता दिया। अगला टेस्ट आपका आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी में आपको ये पता होता है कौन सी चीज़ें कितना ज़्यादा देर तक स्ट्रेंथ ले सकती हैं। ठीक है, तो इसमें करोजन टेस्ट आता है, ऑब्जर्वेशन एंड परमिएबिलिटी टेस्ट आता है। ठीक है, इसमें एग्रीगेट का रिएक्शन आता है, एग्रीगेट का रेजिस्टेंट आता है और रीबार टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपको क्या है, आपको टेस्ट आगे पढ़ाए जाएंगे। अभी इसमें टेस्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको बेसिक वो प्रोसीजर पढ़ना है, प्रोसीजर के अंदर टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, अगला आपका आता है परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी टेस्ट। परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट से हम ये पता करते हैं जो हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा
परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो पहला आता है इंफ्रारेड थर्मोग्राफी टेस्ट, रडार टेस्ट, रेडियोग्राफी एंड रेडियोमेट्री टेस्ट, एकॉस्टिक एमिशन, ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट, इम्पैक्ट इको टेस्ट, लोड टेस्टिंग टेस्ट, डायनेमिक रिस्पांस और एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसमें हम हल्का हल्का बता देते हैं आपको क्या, जैसे इंफ्रारेड थर्मोग्राफी टेस्ट का मतलब क्या है। ये टेस्ट आपको टेम्परेचर के लिए मेनली किया जाता है, ठीक है, कि जैसे कोई रेज जा रही है तो वो रेज घर के द्वारा कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अगला टेस्ट हम करते हैं रडार टेस्ट। रडार टेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपका जो घर है वो कितना ज़्यादा किरणों को अवशोषित कर रहा है। रेडियोग्राफी एंड रेडियोमेट्री टेस्ट के बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। एकॉस्टिक में क्या होता है, एकॉस्टिक टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो आपका घर है, घर के कंपोनेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं वायस को। जैसे हमने कोई बोला, कुछ भी बोला, तो वो आपके घर में कितना ज़्यादा गूंज रहा है या आपका घर उसको कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। एकॉस्टिक वहाँ से बताता है। ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट ये बताता है आपके रोशनी के बारे में, ठीक है ना, कि जो भी रोशनी जा रही है ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं। इम्पैक्ट इको टेस्ट मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज़ टकराती है तो उससे आपके बिल्डिंग में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितनी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, वो आपका क्या है, इम्पैक्ट इको टेस्ट क्या है। लोड टेस्टिंग टेस्ट क्या है, किसी भी प्रकार का एक हम वहाँ पे लोड लगा के किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू हम लोड टेस्ट करते हैं। डायनेमिक रिस्पांस आपका हम ये देखते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है उसका मूवमेंट नहीं ना हो रहा है कहीं पे, वो आपका आता है डायनेमिक रिस्पांस टेस्ट। आगे आता है आपका केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम क्या देखते हैं, कार्बोनाइजेशन टेस्ट देखते हैं कि जो आपका मटेरियल है वो कार्बन से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कार्बन से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं। अगला आता है सरफेस डिटर्मिनेशन टेस्ट। जो आपकी बिल्डिंग में सीमेंट यूज हुए हैं या बाकी कंपोनेंट यूज हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सल्फेट से क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सल्फेट टेस्ट करते हैं। आगे आपका आता है क्लोराइड डिटर्मिनेशन टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें हम क्लोराइड के बारे में चेक करते हैं कि आपका बिल्डिंग है क्लोराइड से रिएक्शन नहीं ना कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें और डिफरेंशियल थर्मल टेस्ट होता है जो कि टेम्परेचर के लिए होता है कि आपका जो बिल्डिंग है वो कितना ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायटोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अब अगला आपका बताया है कि डिट्रियोशन मतलब क्या होता है। डिट्रियोशन का मतलब क्या है, डीके का मतलब क्या है। तो इसका मतलब मेनली ये होता है कि जो आपकी बिल्डिंग में क्षरण हो रहा है, बिल्डिंग में जो आपकी कमी हो रहा है किसी भी नेचुरल रीज़न की वजह से या किसी भी मैन मेड रीज़न की वजह से। मेनली अगर हम डीके की बात करें तो इसमें मैन मेड कैलकुलेट बहुत नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसमें बहुत कम मैन मेड को लिया जाता है। जो मेनली हमारी बिल्डिंग डीके हुई होती है उसको हम मानते हैं कि वो नेचुरल रीजन की वजह से कितना ज़्यादा डीके हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए साफ साफ इसमें लिखा है द प्रोसेस दैट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर ओवर टाइम ड्यू टू डिफेक्ट एंड डैमेज अकर्ड बाय नेचुरली अकरिंग केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्शन, रिपीटेड एक्शन सच एज दोज काजिंग फैटीग, नॉर्मल और सीवियर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज एंड वियर ड्यू टू यूज, अब्यूज एंड अदर। कहने का सेंस क्या है, आपकी बिल्डिंग के परफॉर्मेंस में जो भी कमी आ रही है किसी भी नेचुरल रीजन के वजह से, वो चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, वो फटीग का रीजन हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डिट्रियोशन बोलते हैं या फिर उसको हम डीके बोलते हैं। अब इसके काजेज क्या क्या होते हैं, तो पहले आपका डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फ्लॉ, डिजाइन में आपकी बिल्डिंग के और कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई खराबी है उसकी वजह से आता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से आता है। मटेरियल की पुअर क्वालिटी की वजह से आता है। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, लैक इन क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, जो आदमी वहाँ देख करके उसको बनवा रहा है उसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। जो आपके करोजन है, जो आपके बार्स हैं, छड़ों में डिट्रियोशन या छड़ों में खराबी की वजह से होता है, ठीक है ना। आप कंक्रीट कवर जो होता है, कंक्रीट का जो हम कवर बोलते हैं जिसको इफेक्टिव कवर बोलते हैं, अगर कवर आपने कम दिया है तो भी दिक्कत होगा। अगर आपने बार्स का सेटलमेंट सही से नहीं किया तो भी दिक्कत होगा, ठीक है। डिस एलोकेशन से भी होता है, अगर आपके बिल्डिंग में किसी भी दौरान कंस्ट्रक्शन के दौरान क्रैकिंग या कुछ भी आ जाती है तो उसकी वजह से दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 1 का मैक्सिमम पार्ट ख़त्म हो गया, हम देखेंगे। वैसे मैक्सिमम पार्ट ख़त्म हो गया, अगर थोड़ा बड़ा इसमें पार्ट बचा होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा पीपीटी है जो हम आपको सेंड कर चुके हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा
और क्लास तो आपका पूरा ले ही चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ये पूरा है आपका 35 पेज का पीपीटी है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं 1 बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।